राजस्थान जीके की इस सीरीज में आपका स्वागत है। मैं आज आपको राजस्थान के भौतिक स्वरूप भौगोलिक प्रदेश के बारे में अध्ययन कराऊंगा, जिसमें कि राजस्थान को कितने भौतिक स्वरूप और भौतिक प्रदेशों में विभाजित किया गया है, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो दोस्तों चलते हैं राजस्थान का भौतिक स्वरूपों के आधार पर विभाजन। दोस्तों राजस्थान को भौतिक स्वरूपों के आधार पर 4 भागों में विभाजित किया गया है। ये 4 भाग कौन कौन से दोस्तों, आइए हम देखते हैं। ये 4 भाग हैं पश्चिमी रेतीला मैदान, अरावली, पूर्वी मैदान और दक्षिण पूर्वी पठार। तो अब दोस्तों चलते हैं राजस्थान के भौतिक स्वरूपों के आधार पर विभाजन कि कौन कौन से क्षेत्र में कितनी जनसंख्या रहती है और कितना उसका क्षेत्रफल है। तो दोस्तों राजस्थान को भौतिक स्वरूपों के आधार पर 4 भागों में विभाजित किया गया है। फर्स्ट है पश्चिमी रेतीला मैदान, सेकंड है अरावली प्रदेश, थर्ड है पूर्वी मैदान और लास्ट में है दक्षिण पूर्वी पठार। तो दोस्तों मरुस्थलीय मैदानों को भी फर्दर 2 भागों में विभाजित किया गया है। कौन सा? महान भारतीय मरुस्थल भूमि और राजस्थान बांगर। महान भारतीय मरुस्थल भूमि को भी 2 भागों में विभाजित किया गया है। कौन कौन सा? मरुस्थली और बालू का स्तूप विहीन क्षेत्र, जिसमें कोई भी बालू का स्तूप नहीं है। राजस्थान बांगर को 4 भागों में विभाजित किया गया है। घग्गर का मैदान, शेखावाटी प्रदेश, नागौर उच्च भूमि, लोनी बेसिन, ये 4 भागों में राजस्थान बांगर को विभाजित किया गया है। अब दोस्तों फर्दर सेकंड जो विभाजन किया गया था राजस्थान का, वो है अरावली प्रदेश। अरावली प्रदेश को भी दोस्तों 4 भागों में विभाजित किया गया है। कौन कौन सा? उत्तर पूर्वी पहाड़ी प्रदेश, मध्य अरावली, मेवाड़ की पहाड़ियाँ एवं भोराट का पठार और लास्ट में दोस्तों आबू पर्वत। इस प्रकार अरावली को 4 भागों में विभाजित किया गया है। अब चलते हैं दोस्तों, जो थर्ड विभाजन था हमारा वो था पूर्वी मैदान। पूर्वी मैदान को भी दोस्तों 4 भागों में विभाजित किया गया है। फर्स्ट है बाणगंगा बेसिन, सेकंड है चंबल बेसिन, थर्ड है बनास बेसिन, फोर्थ है माही बेसिन। अब दोस्तों अपना लास्ट है दक्षिण पूर्वी मैदान, जो चौथा विभाजन था। दक्षिण पूर्वी मैदान को दोस्तों 2 भागों में विभाजित किया गया है। फर्स्ट है हाड़ौती का पठार, सेकंड है विंध्य कगार। अब दोस्तों एक बार मैं आपको इन सारे प्रदेशों को मैप में दिखा देता हूँ, फिर अपन इसकी डिटेल के बारे में अध्ययन करेंगे। तो देखिए दोस्तों ये है राजस्थान का मैप। अब इसमें देख लीजिए दोस्तों कौन कौन सा क्षेत्र कहाँ पर है दोस्तों। तो राजस्थान को 4 भागों में विभाजित किया गया था। पश्चिमी रेतीला मैदान, जो दोस्तों पश्चिमी रेतीला मैदान है दोस्तों ये है, ये वाला पश्चिमी रेतीला मैदान है जो 61.11% क्षेत्रफल पर फैला हुआ है। दोस्तों राजस्थान के 61.11% क्षेत्रफल पर फैला हुआ है। इसके अंदर 12 जिले आते हैं। इसके अंदर कितनी जनसंख्या निवास करती हैं वो अभी अपन थोड़ी देर बाद देखेंगे दोस्तों। और बालू का स्तूप विहीन, जो बालू का स्तूप मुक्त क्षेत्र है दोस्तों ये वाला है दोस्तों, पोखरण के नज़दीक वाला। सेकंड पड़ा था दोस्तों अपने अरावली प्रदेश है दोस्तों, ये वाला जो मैप में दिखा रखा है अरावली, ये वाला, ये अरावली प्रदेश है। थर्ड पड़ा था अपन ने पूर्वी मैदान दोस्तों ये वाला प्रदेश है। और फोर्थ नंबर पर पड़ा था अपन ने दक्षिण पूर्वी मैदान, ये वाला दोस्तों, जिसके अंदर अपन हाड़ौती पठार तथा क्या नाम से विंध्य कगार के बारे में अध्ययन करेंगे। तो दोस्तों स्टेप बाय स्टेप अब अपन चलते हैं, एक के बाद एक पढ़ना शुरू करते हैं। तो दोस्तों राजस्थान के भौतिक विभाग के भौगोलिक स्वरूप, राजस्थान के भौतिक विभाग के भौगोलिक स्वरूप के आधार पर अपन अध्ययन करते हैं कि राजस्थान को 4 भौतिक विभागों में बांटा गया है। वो 4 भौतिक विभाग कौन कौन से दोस्तों? फर्स्ट है पश्चिमी रेतीला मैदान, सेकंड है अरावली प्रदेश, थर्ड है पूर्वी मैदान और फोर्थ है दक्षिण पूर्वी पठार। जो दोस्तों पश्चिमी रेतीला मैदान है उसमें राजस्थान की कुल जनसंख्या का 40% जनसंख्या निवास करती हैं। और जो इसका क्षेत्रफल है, मरुस्थल वाले का क्षेत्रफल है, मतलब जो पश्चिमी रेतीला मैदान है उसका क्षेत्रफल है वो है 61.11%। और सेकंड है दोस्तों अरावली के अंदर दोस्तों 10% जनसंख्या निवास करती हैं और जो अरावली प्रदेश का क्षेत्रफल है वह है 9%।
थर्ड है दोस्तों पूर्वी मैदान। पूर्वी मैदान में दोस्तों 39% जनसंख्या निवास करती हैं तथा जो इसका क्षेत्रफल है वो है दोस्तों 23%। और लास्ट है दोस्तों दक्षिण पूर्वी पठार। दक्षिण पूर्वी पठार के अंदर दोस्तों 11% जनसंख्या निवास करती हैं तथा इसका क्षेत्रफल है दोस्तों 6.89%। दोस्तों ये एग्ज़ाम में डायरेक्ट पूछे जाते हैं, इनको आप याद कर लीजिएगा क्योंकि एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन ऐसे आता है दोस्तों कि पश्चिमी रेतीले मैदान कितने प्रतिशत क्षेत्रफल में फैला हुआ है, तो आपका उत्तर होगा 61.11% में। इसमें कितनी जनसंख्या निवास करती हैं, पूर्वी मैदान कितने क्षेत्रफल में फैला हुआ है और इसमें कितनी जनसंख्या निवास करती हैं, इन आदि के बारे में एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो दोस्तों अब अपन इसकी डिटेल के बारे में पढ़ते हैं, पश्चिमी रेतीले मैदान की डिटेल के बारे में कि ये कैसे हैं, इसके अंदर क्या क्या है, कैसे बना, इस आदि के बारे में अध्ययन करते हैं दोस्तों। तो देखिए दोस्तों पश्चिमी रेतीला मैदान। पश्चिमी रेतीला मैदान है दोस्तों वह राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का कितना क्षेत्रफल है दोस्तों, इसके अंदर 61.11%, अर्थात इसका क्षेत्रफल है 1,75,000 वर्ग किलोमीटर है दोस्तों। किसका, पश्चिमी रेतीले मैदान का क्षेत्रफल है। तथा इसके अंदर 12 जिले आते हैं राजस्थान के। 12 जिले कौन कौन से दोस्तों, 12 जिले राजस्थान के हैं जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, बीकानेर, श्री गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, सीकर, झुंझुनू, जालोर, पाली, नागौर। एक बार देखिए दोस्तों मैप के अंदर मैं आपको बता देता हूँ कि कौन कौन से जिले कहाँ कहाँ पर है। तो मैंने बताया था दोस्तों इसके अंदर कौन कौन से जिले आते हैं। श्री गंगानगर आ गया, हनुमानगढ़ आ गया, बीकानेर, जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर, जालोर, पाली, नागौर, सीकर, झुंझुनू और चूरू, ये आदि सारे ज़िले दोस्तों 12 ज़िले हैं वो इसके अंदर कवर होते हैं। तो देखिए दोस्तों पश्चिमी रेतीले मैदान की उत्पत्ति जो है दोस्तों वह 33 सागर की तलछट से पेलियोजोइक युग में हुई थी। तो यहाँ से क्वेश्चन आएगा कि पश्चिमी रेतीले मैदान की उत्पत्ति कहाँ से हुई थी। इसकी उत्पत्ति हुई थी दोस्तों 33 सागर के तलछट से, और कौन से युग में हुई थी इसकी उत्पत्ति, पेलियोजोइक युग में हुई थी दोस्तों इसकी उत्पत्ति पश्चिमी रेतीले मैदान की। जो इसके अंदर वर्षा होती है दोस्तों वह 50 सेंटीमीटर वर्षा होती है दोस्तों। अरावली पर्वतमाला के पश्चिम में ये हैं तथा पश्चिमी रेतीले मैदान के मध्य का क्षेत्रफल जो है दोस्तों राजस्थान बांगर के क्षेत्रफल है उसमें 50 सेंटीमीटर वर्षा होती है। ये जो पश्चिमी रेतीला मैदान है दोस्तों वह राज्य के 61.11% क्षेत्रफल में फैला हुआ है। इसकी और क्या नाम से डिटेल क्या है दोस्तों, पश्चिमी रेतीले मैदान में लाटी सीरीज नाम से एक सीरीज पाई जाती है जिसमें दोस्तों जैसलमेर के जिले की लाटी सीरीज में विस्तृत मीठे जल की पट्टी है दोस्तों। लाटी सीरीज भूगर्भ मतलब पृथ्वी के अंदर, यह पट्टी सेवण घास के लिए प्रसिद्ध है। कौन सी घास के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों, ये पट्टी सेवण घास के लिए विशेष रूप से प्रसिद्ध है। सेवण घास इसका वानस्पतिक नाम लिसिरुस सीडिकस है। कम वर्षा वाले क्षेत्र में उगने वाली अधिक पौष्टिक घास है कौन, क्या, सेवण घास। इसे किंग ऑफ डेजर्ट नाम से भी जानते हैं। सेवण घास को कहा जाता है। लाटी सीरीज में भादरिया, डेलासर, सोडाकोर इत्यादि गांव सम्मिलित है दोस्तों। लाटी सीरीज के अंदर कौन कौन से, भादरिया आता है, डेलासर आता है, सोडाकोर इत्यादि गांव सम्मिलित हैं। अब दोस्तों क्या नाम से पश्चिमी मरुस्थल में दो घासें हैं विशेष प्रकार से, कौन सी, सेवण और दामन। पश्चिम राजस्थान में उगने वाली पौष्टिक घासें हैं। यहाँ पर पश्चिम राजस्थान में इन दोनों घासों के अलावा अन्य घासें उगती हैं जैसे कि टाटिया, भूरट, तारा, कुर्री, लोमरा, बुरड़ा इत्यादि घासें हैं। थली, इसको स्थानीय भाषा में थली कहा जाता है। यहाँ पर वर्षा काल में दोस्तों दो प्रकार की झीलें मिलती हैं, अस्थायी झीलें, पश्टें, पलाया जिसको खड़ीन कहा जाता है। मरुस्थल के रेतीले भागों में बनने वाली झीलों को अपन क्या बोलते हैं, खड़ीन कहते हैं। ये अस्थायी झीलें होती हैं, केवल वर्षा काल में इनका निर्माण होता है। अब आते हैं रन अट्ठाठ।
मरुस्थल के पथरीले इलाकों में, ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, रेतीला और पथरीला में बनने वाली प्लाया झीलों को अपन क्या कहते हैं, रन कहा जाता है। यह वर्षा काल में ही बनती हैं। दोस्तों पश्चिमी रेतीले मैदान में कुछ बालू का स्तूप पाए जाते हैं। उन बालू का स्तूपों को एक बार देखिए दोस्तों। बालू का स्तूप होते क्या है दोस्तों, इनके बारे में अध्ययन करते हैं। बालू का स्तूप क्या होते हैं दोस्तों, कि क्या नाम से रेत के ऊंचे ऊंचे टीलों को अपन बालू का स्तूप बोलते हैं। इनका निर्माण सर्वाधिक मार्च से जुलाई तक सर्वाधिक मात्रा में इनका निर्माण होता है। इनकी लगभग ऊंचाई जो होती है वह 2 से 8 मीटर ऊंचे होते हैं दोस्तों। अब बालू का स्तूप क्या है, पवन द्वारा रेत एवं बालू के निक्षेप से जो टीलों का निर्माण होता है, जो पवन क्या करती है, रेत का बालू को उड़ा उड़ा के लेके आती है और उनसे जो टीलों का निर्माण होते हैं उन्हें अपन बालू का स्तूप या टिब्बा कहते हैं। बालू का स्तूप दोस्तों 2 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट कौन सा, फर्स्ट है कौन, दोहरे टाइप बालू का स्तूप, दोहरे, जो दोस्तों इस प्रकार के चलते हैं। ये क्या होते हैं दोस्तों, ये एक स्थिर बालू का स्तूप होते हैं, मतलब एक गति नहीं करते हैं। सेकेंड है दोस्तों धरियन, जो धरियन होते हैं दोस्तों ये गतिशील बालू का स्तूप होते हैं। इसको एक बार याद कर लीजिए दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों बालू का स्तूपों को अपन 3 भागों में विभाजित करते हैं। कौन कौन से, फर्स्ट है कौन सा दोस्तों, पवन अनुवर्ती बालू का स्तूप या फिर रेखीय बालू का स्तूप या फिर अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप। सेकेंड है दोस्तों बरखान या अर्धचंद्राकार बालू का स्तूप। और थर्ड है दोस्तों कौन सा, अनुप्रस्थ बालू का स्तूप। अब चलते हैं दोस्तों एक एक के बारे में डिस्कस करते हैं डिटेल में। देखिए दोस्तों, जो अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप है, मरुस्थल के दक्षिण पश्चिम भागों में वायु की दिशा के समांतर निर्मित होने वाले रेत के टीले होते हैं दोस्तों अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप। अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप बनते कहाँ हैं दोस्तों, एक बार देख लीजिए इधर। जो अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप है दोस्तों दक्षिण पश्चिमी जैसलमेर में बनते हैं। ये कौन से क्षेत्र में बनते हैं, रामगढ़, सम, खुंडी, तनोट और शाहगढ़ बाड़मेर वाले क्षेत्र में ये बनते हैं दोस्तों। सर्वाधिक बालू का स्तूप किस जिले में पाए जाते हैं, सर्वाधिक बालू का स्तूप दोस्तों जैसलमेर जिले के अंदर मिलते हैं। सबसे ज़्यादा बालू का स्तूप कहाँ पे, जैसलमेर जिले के अंदर मिलते हैं। अब देखिए दोस्तों अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप, इस प्रकार के अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप होते हैं जो हवा की दिशा के रूप में एक पर्ताकार होते हैं। ये जो तनोट क्षेत्र में, सम में, बाड़मेर में पाए जाते हैं दोस्तों ये रेखीय, इनको अपन रेखीय या फिर लहरदार बालू का स्तूप कहते हैं। इनकी ऊंचाई जो होती है दोस्तों लगभग 60 मीटर के समथिंग इनकी ऊंचाई होती है। सेकंड बालू का स्तूप पढ़ते हैं दोस्तों कौन सा, अनुप्रस्थ के बाद अपन पढ़ते हैं बरखान या बरछन बालू का स्तूप, क्या नाम से, अनुदैर्ध्य के बाद अपन पढ़ते हैं अनुप्रस्थ बालू का स्तूप। अनुप्रस्थ बालू का स्तूप जो है दोस्तों वह मरुस्थल के उत्तर पूर्वी भागों में बनते हैं। जो मरुस्थल है दोस्तों अपना, माना कि ये मरुस्थल है, ये इसके उत्तर और पूर्वी इस वाले क्षेत्र में बनते हैं दोस्तों। जैसलमेर वाले क्षेत्र में बनने वाले रेत के टीलों को अपन अनुप्रस्थ बालू का स्तूप कहते हैं। अनुप्रस्थ बालू का स्तूप होते कैसे हैं दोस्तों, एक बार देख लीजिए इधर। जो अनुप्रस्थ बालू का स्तूप है दोस्तों कहाँ पर बनते हैं, पुंगल, रावतसर, सूरतगढ़, शेखावाटी के चूरू, झुंझुनू जिलों में अनुप्रस्थ बालू का स्तूप बनते हैं। ये बालू का स्तूप पवनों की दिशा के समकोण में बनते हैं दोस्तों। पवन की दिशा है तो इसके समकोण इस प्रकार से बनते हैं दोस्तों अनुप्रस्थ बालू का स्तूप। लंबे समय तक एक ही दिशा में हवा के चलने के कारण इनका निर्माण होता है दोस्तों बालू का स्तूपों का। अनुप्रस्थ बालू का स्तूप इस प्रकार के हैं दोस्तों। ये अनुप्रस्थ बालू का स्तूप है दोस्तों, ये वाले, ये इनको स्टारी बोला जाता है अनुप्रस्थ बालू का स्तूपों को। तारा बालू का स्तूप सोहनगढ़, जैसलमेर, पोखरण जैसलमेर, सूरतगढ़ इत्यादि में बनते। इनका निर्माण अनियमित हवाओं के चलने से होता है दोस्तों बालू का स्तूपों का। इस प्रकार बालू का स्तूप हाबदा पथरीले मरुस्थल में बनते हैं। कौन से, स्टार वाले, और स्टार बालू का स्तूप की बात कर रहा हूँ मैं, और इनकी ऊंचाई 10 से 25 मीटर होती हैं। अगला बालू का स्तूप पढ़ते हैं दोस्तों कौन सा है, अगला बालू का स्तूप अपना बरखान बालू का स्तूप। बरखान बालू का स्तूप है दोस्तों उत्तरी मरुस्थल में बनने वाले अर्धचंद्राकार रेत के टीले होते हैं। बड़े आकार वाले बरखान पैराबोलिक या परवलैक बालू का स्तूप कहलाते हैं।
कौन से होते हैं दोस्तों? बरखान। एक बार देख लीजिए बरखान किस प्रकार से बनते हैं। बरखान कहाँ पर बनते हैं दोस्तों? ये जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, गग्गर घाटी, गग्गर नदी घाटी में सर्वाधिक शेखावाटी क्षेत्र में बनते हैं दोस्तों। ये बालेरी चूरू में बनते हैं, सूरतगढ़, श्रीगंगानगर में, करणी माता और लुणकसर, बीकानेर, ओंस या जोधपुर में भी बनते हैं दोस्तों। ये इन बालू का स्तूपों की खासियत क्या है दोस्तों? सर्वाधिक गतिशील बालू का स्तूप होते हैं बरखान, और इन्हें अर्धचंद्राकार बालू का स्तूप भी कहते हैं दोस्तों। अब इनकी शेप कैसी होती है? ये दोस्तों अर्धचंद्राकार बालू का स्तूप ये है दोस्तों, इस प्रकार से बनते हैं। ये मतलब आधे चंद्राकार बालू का स्तूप होते हैं बरखान। अब अगला बालू का स्तूप है दोस्तों, वो है अपना क्या नाम से धरियन और धोरो के बारे में मैंने आपको बता दिया। जैसलमेर के निकटवर्ती रेत के टीलों को स्थानीय भाषा में धरियन कहा जाता है। अगला बालू का स्तूप है दोस्तों अनुप्रस्थ बालू का स्तूप के बारे में मैंने आपको बता दिया। यू टर्न बालू का स्तूप, पैराबोलिक या परवलयिक बालू का स्तूप। पैराबोलिक परवलयिक बालू का स्तूप संपूर्ण मरुस्थल में बनने वाले बालू का स्तूप होते हैं दोस्तों। पैराबोलिक बालू का स्तूप ये इस प्रकार संपूर्ण मरुस्थल में पाए जाते हैं। पैराबोलिक बालू का स्तूप हर जगह पाए जाते हैं दोस्तों। ये इनका आकार यू की तरह होता है या महिलाओं के पिन की तरह होता है। इनका निर्माण पेड़ पौधों द्वारा हवा के बहाव में बाधा डालने के कारण होता है, और इनका वक्री भाग पवन की दिशा की ओर होता है। इस प्रकार होता है दोस्तों। पवन इस प्रकार बेरी है तो इनका जो वक्री भाग है पवन की दिशा के समान है दोस्तों, इन्हें बोलते हैं पैराबोलिक बालू का स्तूप, और इनको अपन नेटवर्क बालू का स्तूप भी कहते हैं। इनका निर्माण धीमी वायु दिशा विहीन वनस्पति के कारण होता है। अब दोस्तों अपन ने पढ़ा था कि पथरीला क्षेत्र और तथा क्या नाम से रेतीला क्षेत्र, जिसमें पथरीले क्षेत्र में रनिया टाट बनता है तथा रेतीले क्षेत्र के अंदर खड़ीन बनती है। तो पथरीला क्षेत्र कहाँ पर है दोस्तों? राजस्थान के मैप में एक बार देखिए। इस पथरीले क्षेत्र को अपन हाबदा या पथरीला मरुस्थल या फिर बालू का मुक्त क्षेत्र भी कहते हैं। ये प्रदेश रेतीले मरुस्थल के पूर्व में स्थित है। जो रेतीला मरुस्थल है उसके पूर्व में स्थित है, जहाँ पर बालू का स्तूपों का अभाव मिलता है। यहाँ की भू आकृति चट्टानी संरचना देखने को मिलती हैं, जो ग्रेनाइट, सैंडस्टोन व चूनापत्थर की पहाड़ियाँ हैं। ये चट्टानें जुरेसिक इयोसीन काल में निर्माण हुई हैं। इस जो बालू का मुक्त क्षेत्र है दोस्तों, इसका विस्तार जैसलमेर के चारों ओर पोखरण और रामगढ़ में है। इस जो बालू का स्तूप मुक्त क्षेत्र है, इसके अंदर आकलवुड फोसिल पार्क, जो राजस्थान का उद्यान क्या नाम से मरु उद्यान है, जुरेसिक काल में वनस्पति के निर्माण में है। यह जैसलमेर के दक्षिण में स्थित है दोस्तों। मैप में एक बार देख लीजिए दोस्तों, ये है दोस्तों बालू का स्तूप मुक्त क्षेत्र। ये इसे कहते हैं बालू का स्तूप मुक्त क्षेत्र। सेकंड पढ़ा था अपने मरुस्थल या फिर मिश्रित रेतीला क्षेत्र। इस मरुस्थल में ईर्ग व हामदा दोनों मरुस्थलों की विशेषता पाई जाती हैं, दोनों पथरीला तथा रेतीला। हामदा मरुस्थल के चारों ओर एक संकीर्ण पेटी में यह मरुस्थल स्थित है। इस मरुस्थल में बरखान, पैराबोलिक, तारा बालू का स्तूप पाए जाते हैं। इसका विस्तार जोधपुर, चूरू, बीकानेर, जैसलमेर जिलों में है। जैसलमेर के निकट रामगढ़ व लोद्रवा क्षेत्रफल में फैला हुआ है कौन सा? रेंगिया मिश्रित बालू का स्तूप। देखिए दोस्तों, ये है रेंगिया मिश्रित बालू का स्तूप। कहाँ पर है? यहाँ पर ये दोस्तों, ये रेंगिया मिश्रित बालू का स्तूप इस प्रकार से है दोस्तों ये मैप में। अब चलते हैं दोस्तों, मैं आपको एक एडिशनल जानकारी और दे देता हूँ कि दोस्तों ये तो अपना पश्चिम मरुस्थल की विशेषता थी दोस्तों। अब दोस्तों ये 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा जो क्या करती है दोस्तों, पश्चिमी रेतीले मैदान को दो उपभागों में बांटती हैं। भारतीय महान पहला है भारतीय महान मरुभूमि, सेकेंड है राजस्थान बांगर। जो दोस्तों राजस्थान बांगर भारतीय महामरुस्थल भूमि तथा अरावली के मध्य विस्तृत एक अर्धशुष्क प्रदेश है दोस्तों, जिसे राजस्थान बांगर कहते हैं। ये क्या करते हैं दोस्तों, अरावली जो अपना क्या नाम से भारतीय महान मरुस्थल उसके पूर्व में तथा अरावली के पश्चिम में एक 25 सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्र के पूर्व में स्थित है दोस्तों राजस्थान बांगर। ये राजस्थान बांगर को दोस्तों 4 भागों में विभाजित किया गया है। गग्गर का मैदान, शेखावाटी प्रदेश, नागौर उच्च भूमि और लूनी बेसिन। दोस्तों इसको मैं जब अगले वीडियो लेक्चर पढ़ाऊंगा या फिर इसको डिटेल में पढ़ाऊंगा तो आपके लिए डिटेल में इसका
पूरी डिटेल में सॉल्यूशन दूंगा दोस्तों। एग्जाम में डायरेक्ट यही पूछा जाता है दोस्तों, यहाँ से कुछ नहीं आता दोस्तों, ज़्यादा कंटेंट पूछा नहीं जाता एग्जाम के अंदर। इस प्रकार दोस्तों राजस्थान बांगर को 4 भागों में बांटा गया था। कौन कौन से 4 भाग थे दोस्तों? वो 4 भाग थे गग्गर का मैदान, शेखावाटी प्रदेश है दोस्तों ये, नागौर उच्च भूमि तथा लूनी बेसिन। इन 4 भागों में इनको बांटा गया था। इनकी क्या क्या विशेषताएं अपन सही ढंग से डिटेल में अगले वीडियो लेक्चर में डालूंगा दोस्तों। राजस्थान के क्या नाम से भौगोलिक प्रदेश के बारे में एक करीब 1 घंटे का वीडियो लेक्चर पढ़ाऊंगा, जिसमें पूरी डिटेल दूंगा दोस्तों आपके लिए। तो दोस्तों लूनी बेसिन ये है दोस्तों, ये वाला क्षेत्र लूनी बेसिन है दोस्तों, ये वाला नेहड़ जाहर गोडवाड़ वाला प्रदेश है ना दोस्तों, वो है लूनी बेसिन। घग्गर मैदान की बात करते हैं दोस्तों। घग्गर मैदान क्या है दोस्तों? 2 जिलों में फैला हुआ है ये। किस में? हनुमानगढ़ तथा श्री गंगानगर में। वीडियो ज़रा लंबा ना हो जाए इसलिए दोस्तों मैं इनको क्या करता हूँ, शॉर्ट में बताता हूँ आपके लिए। इस लूनी बेसिन के अंदर दोस्तों पोर्ट अब्बास वाला क्षेत्र, अनूपगढ़, सूरतगढ़ और भटनेर वाला इलाका इसके अंदर सम्मिलित है दोस्तों। अब चलते हैं दोस्तों अगले टॉपिक। तो दोस्तों वीडियो ज़्यादा लंबा न हो जाए इसलिए मैं क्या करता हूँ दोस्तों, पश्चिमी रेतीले मैदान को यहीं समाप्त करता हूँ। अगले वीडियो लेक्चर में दोस्तों मैं आपको अरावली के बारे में बताऊँगा कि अरावली प्रदेश क्या है, इसको किस प्रकार से विभाजित किया गया है, इसकी विशेषता के बारे में बताऊँगा दोस्तों। वीडियो कैसे लगा दोस्तों? अच्छा लगा तो इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए दोस्तों। मेरा एक्सप्लेन करने का तरीका थोड़ा दोस्तों अलग है। इसको दोस्तों मुझे क्या क्या इंप्रूवमेंट करना चाहिए इसके बारे में मुझे सजेशन कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।